Welcome to today's class. In today's lecture, I am starting Gauss theorem. तो गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं. गॉस थ्योरम इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो. फॉर बोथ बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से करिएगा और जो कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा कराए जाए उसको कर दीजिए. तो स्टार्टिंग विद दी एस.सी. वर्मा चैप्टर 30 क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो क्वेश्चन आपके सामने है. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय ई का फॉर्मूला पता है. इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला पता है 3/5 ई नॉट आई कैप ई इज इक्वल टू ई नॉट 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी है. ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 2 × 10³ न्यूटन पर कूलम. Where E naught is equal to 2 × 10³ न्यूटन पर कूलम. E naught डायरेक्टली 2 × 10³ न्यूटन पर कूलम. क्वेश्चन 1 चलता है. इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है. E naught की वैल्यू कहा गया फाइंड द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू बाइसेक्टिंग. अब हमारे पास तीन सरफेस होती है x, y और z. पैरेलल टू बाइसेक्ट प्लेन का मतलब क्या है? देखो जैसे ये प्लेन है तो ये जो है वाई जेड प्लेन, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. ये एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. जैसे आपका बोर्ड भी बना हुआ तो वो भी वही है. बोर्ड की सरफेस देखिए, ये जो है वाई एक्सिस है, इधर से देखिए कोने से देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. तो आप सोचो कोई चीज ऐसे रखी हुई तो वाई और जेड एक्सिस पर रखी हुई, तो ऐसे कोई रेक्टेंगल रखा हुआ है वाई और जेड एक्सिस पे. अच्छा अगर वाई और जेड है तो मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसका एरिया वेक्टर होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग. तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग. तो इसका एरिया वेक्टर जो है दैट इज एक्स एक्सिस के लॉन्ग. इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेक्टेंगुलर स्लैब थी वो जो है बाइसेक्ट प्लेन में, तो यानी कि एरिया वेक्टर जो होगा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा. तो एरिया वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस. तो ds की वैल्यू क्या दे रखी है? एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप. एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया? आई कैप. और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.2 मीटर स्क्वायर. तो एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर है आई कैप. एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर आई. अच्छा फ्लक्स का फॉर्मूला पता है हमारे पास. फ्लक्स का फॉर्मूला फाई होता है E डॉट ds. ए फ्लक्स फाई स्केलर है वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट होगा फाई E डॉट ds. इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3/5 E नॉट I कैप प्लस 4/5 E नॉट J कैप डॉट 0.2 I कैप. डॉट प्रोडक्ट निकालना है, I के I से मल्टीप्लाई कर दो. 3/5 की 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/5 E नॉट इंटू 0.2 प्लस ये चीज 0 होगी क्योंकि J कैप है. तो 3/5 ऐसे E नॉट की वैल्यू पता है 2 × 3 इंटू 0.2. अब देखिए 3 × 6 1.2/5 इंटू 3 10⁻³ तो डिवाइड कर दो तो हमारे पास जो डिवाइड होकर जाएगा 0. डिवाइड करा हमारे पास तो 0.24 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि 0.2.4 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. तो फ्लक्स की वैल्यू जो निकल के आ गई वो आ गई 2.4 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. अब इसका देखें क्वेश्चन नंबर 2. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं ए चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए रॉड ऑफ लेंथ है. देखो जो भी क्वेश्चन कहा करे सबसे पहले तो उसका मतलब समझो करो. क्या एक कोई रॉड है, उसकी लेंथ L है और चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वाला शब्द इक्वल दिया गया है, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है? चार्ज पर यूनिट लेंथ इस रॉड का जो है वो हमारे पास लैम्डा होगा Q/L.
चार्ज पर लेंथ रॉड का जो हो गया वो हो गया लैम्डा इज टू क्यू अपॉन एल। तो चार्ज पर लेंथ जो है वो लैम्डा इज टू क्यू अपॉन एल। अब इसमें करें कि कंसीडर ए हाइपोथेटिकल क्यूब ऑफ साइड एल एज एल। एक कोई हाइपोथेटिकल क्यूब है, लैम्डा निकाल चुके हैं, क्यू अपॉन एल के इक्वल है। एक कोई क्यूब है, हाइपोथेटिकल क्यूब है, माना हुआ क्यूब है, ऐसे ही कोई क्यूब सोचा हुआ है। इस क्यूब की साइड भी है विद सेंटर ऑफ द क्यूब एट वन एंड ऑफ द रॉड। अब देखो सेंटर ऑफ द क्यूब जो रॉड के वन एंड पे है, सेंटर ऑफ द क्यूब एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड। फाइंड अ मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एंटायर सरफेस ऑफ द क्यूब। देखो मिनिमम कितना, तो रॉड कहीं पर भी कह सकती थी, रॉड डायगोनल के राउंड भी कह सकती है रूम में, रॉड इस सरफेस के राउंड भी कह सकती थी, और रॉड ऐसे भी कह सकती थी। देखो डायगोनल राउंड होती तो डायगोनल की लेंथ आपको पता है L√3 होती है। डायगोनल की लेंथ क्या होती है L√3, तो पूरी रॉड आ जाती। इसके लॉन्ग होती तो L√2 होती तो भी पूरी रॉड आ जाती। अब अगर मान लीजिए मैं रॉड को ऐसे रख दूं, इस टाइप से रख दूं कि आधी रॉड का पार्ट तो क्यूब के अंदर है और आधी रॉड का पार्ट कैसा है क्यूब के बाहर है, क्योंकि सेंटर पे थी। ये डिस्टेंस L है, क्यूब ये डिस्टेंस L है, तो ये L/2 इधर को बची, मतलब सेंटर से टोटल जो क्यूब थी उसकी लेंथ L थी, ये डिस्टेंस होगी L/2, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी L/2। तो यानी कि रॉड का जो पार्ट इनसाइड द क्यूब है उसकी मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है L/2। डायगोनली रखते तो पूरी पूरी रॉड आ जाती, मिनिमम रखने के लिए डिस्टेंस कितनी होती L/2। अच्छा पूरी रॉड पे लेंथ L, पूरी लेंथ पे चार्ज क्यू है, तो L/2 पे चार्ज क्या होगा, तो चार्ज ऑन द रॉड इनसाइड द क्यूब, इनसाइड द क्यूब। देखो क्यू चार्ज पर लेंथ था क्यू ओपन है, लेंथ L/2 से मल्टीप्लाई कर ली तो चार्ज कितना आ गया Q/2, तो चार्ज कितना आ गया Q/2। तो मिनिमम फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम फ्लक्स जो होगा फाई होगा Q की जगह Q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मिनिमम फ्लक्स बता दो, चार्ज इनसाइड है, बाहर वाले चार्ज से मुझे मतलब नहीं है। जो बच्चा मेरे क्लास के बाहर है, मेरे बैच के बाहर है, मुझे उससे मतलब नहीं है। जो पढ़ रहा है उससे भी मतलब है, जो क्लास के अंदर बैठा है उससे मतलब है, बाहर वालों से मतलब ही नहीं है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो मिनिमम फ्लक्स जो निकल के आ गया वो आ गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसी क्वेश्चन से सोच रहा मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा। मैक्सिमम फ्लक्स के लिए यू कैन सेंड अ मैसेज टू मी और यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम। अब मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि शो दैट no charge in a region, though it can be no net charge in a region in which the electric field is uniform at all points। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैं बता चुका हूं, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट एरोज से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है यूनिफॉर्म। अब मैं कोई भी सरफेस मानूं, जैसे अभी मैंने क्यूब ही कहा था, मान लो मैंने क्यूब को मान लिया, ये क्यूब इस सरफेस के अंदर रखा हुआ है। देखो इसका एरिया वेक्टर सोचो इधर को होगा, इसका एरिया वेक्टर सोचो इस वाली सरफेस का, तो इसका एरिया वेक्टर इधर को होगा। तो जितना फ्लक्स इनसाइड होगा फाई इन, उतना ही फ्लक्स आउटसाइड होगा। जितनी लाइंस ऑफ फोर्स निकल लेंगे उतनी लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करेंगे, उतनी लाइंस ऑफ फोर्स निकल लेंगे। तो इसका मतलब इनपुट फ्लक्स इज इक्वल टू आउटपुट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स किसके इक्वल होगा 0। फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म नहीं होती तो चेंज हो सकता था, E1 × ds1 D2 D2 ds2 होती, बट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, एरिया सेम है, तो इनपुट फ्लक्स किसके इक्वल होगा आउटपुट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स किसके इक्वल होगा 0। फ्लक्स अगर 0 है तो इसका मतलब याद होगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका मतलब अगर फ्लक्स 0 है तो नेट चार्ज इज 0, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो सकता है डायपोल की तरीके से, बट नेट चार्ज किसके इक्वल होगा 0। इज इट क्लियर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है यानी कि वहां पे नेट चार्ज किसके इक्वल होगा 0। इज इट क्लियर कि क्या चीज चल रही है कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कांस्टेंट है, तो नेट चार्ज किसके इक्वल होगा 0।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय E is equal to E naught x upon L into I cap। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E is equal to E naught upon L x I cap। Find the charge contained inside a cubical volume bounded by the surface। cubical volume है x0 है x a है y0 है y a है z0 है z a है और E naught की वैल्यू रखी है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। E naught की वैल्यू रखी है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। गिवन है क्वेश्चन में L है 2 सेंटीमीटर और x की वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर और x की वैल्यू किसके इक्वल रखी है 1 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से रखिए, तो हमारे पास कहा गया है कि फाइंड द चार्ज कंटेन। चार्ज कैसे निकालें? गॉस थ्योरम से पता है फ्लक्स का फॉर्म होता है Q/ε0। तो पहले फ्लक्स निकालिए। देखो जैसे क्यूबाइडल वॉल्यूम मान, तो इस सरफेस की बात करो जो x = 0 y = 0 z = 0 पे सब चीज 0 है। इस सरफेस की बात करो, इस पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी x0। सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी फॉर सरफेस 1। सरफेस 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 0। क्यों होगी 0? x के 0 दिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो फ्लक्स 0 समझ में आ जाएगी। तो सरफेस 1 का फ्लक्स जो है किसके इक्वल हो गया 0। ठीक है बेटा। अच्छा ऐसी सरफेस जो है सेकंड सरफेस की बात करो, जब यहां पर हमारे पास x a है y a है z है, ठीक है हाइपोथेटिकल चीज है। x = a x = y y = a z = a x = a y = a और z = a पे बात करो। x = a y = a और z = a। सबसे पहले इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड देखो E naught ऐसे x या a, क्योंकि x a आ चुका है अपॉन L I कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के रहूंगा तो मुझे और उससे मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? E naught पता है मुझे 5/3। a की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। a की वैल्यू रखी है 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻² मीटर। और L जो है वो भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है क्योंकि x = a पे ही हमारे पास निकाल रखा है। तो ये भी हमारे पास जो L है इसकी हमने इसके अंदर वैल्यू पुट अप कर दी। L हमारे पास क्वेश्चन में रखा था 2, तो हमने इसकी वैल्यू 2 रख दी थी। देखिए x था यानी a जो था 1 था और L था 2, इसके 2 सेंटीमीटर। तो सॉल्व कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई वो आ गई 2.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई वो आ गई 2.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। फ्लक्स क्या होता है? E डॉट ds। जैसे पिछला क्वेश्चन था y z एक्सिस के लॉन्ग x एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.5 × 3, एरिया होगा साइड का स्क्वायर। तो 2.5 × 3 ऐसे ही, साइड है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 10⁻² का स्क्वायर हो गया। तो फ्लक्स आ गया 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स आ गया 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये φ2 आ गया। ठीक, टोटल फ्लक्स क्या हो गया? टोटल फ्लक्स जो हो गया वो हो गया φ1 + φ2 यानी कि 0 + 0.25। फ्लक्स का फॉर्मूला पता ही है गॉस थ्योरम से Q/ε0। तो Q हो जाएगा 0.25 × 8.854 × 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो चार्ज 2.2125 × 10⁻² कूलम चार्ज। तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो फ्लक्स हमारे पास जो निकल के आ जाएगा वो 2.2125 × 10⁻² कूलम निकल के आ जाएगा। इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन 4 में कोई प्रॉब्लम तो बताएं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 इज फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन 5 में कोई खास टेक्निकल टर्म नहीं। इसमें कहना है चार्ज q is placed at the center of a cube, find the flux of electric field through 6 faces of the cube। एक कोई क्यूब है,
में रखा हुआ है चार्ज, मतलब बीच में सेंटर पे हमारे पास कहीं रखा हुआ है, जैसे क्यूब है वो देखने में ऐसा लग रहा है और आप समझो क्यूब इनसाइड है, 3 डायमेंशनल फिगर यू कैन अंडरस्टैंड। तो फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस ऑफ क्यूब। तो क्यूब की 6 फेसेस ही होती हैं, 1 क्यूब है जस्ट लाइक डाइस, मान लो डाइस की 6 फेसेस होती हैं, तो फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस और फ्लक्स थ्रू क्यूब, ये डायरेक्ट हो गया, वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एक फ्लक्स का पूछते, एक सरफेस का पूछते, एक किसी सरफेस का पूछते, मान लो इस सरफेस का पूछते, तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाता, 2 का पूछते 2 क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाता, 6 फेस का तो डायरेक्ट क्यू अपॉन 6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन, मतलब जो फ्लक्स है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल द फेसेस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एनसीईआरटी जैसा है, बोर्ड वाली क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो एनसीईआरटी का है वो मैं आपको बोर्ड के बेस पे एक्सप्लेन कर चुका हूं। सेम क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ चुका है, तो ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इस क्वेश्चन में कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है, तो इसको बहुत जल्दी से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड वाले वीडियो में मैं आपको इसको भेज चुका हूं। तो सुनते चलिए क्या है। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a/2 अब द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे स्क्वायर फेस की देखिए, क्योंकि जस्ट सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, उसमें था 10 सेंटीमीटर की फेस थी और 5 सेंटीमीटर दूर पे एक चार्ज रखा गया, ठीक है। तो ये साइड इस बार a और ये डिस्टेंस कितनी है a/2। तो इससे फ्लक्स थ्रू स्क्वायर सरफेस पूछा। देखो सबसे पहली बात तो दिस स्क्वायर कैन बी considered as one of 6 faces of cube, one of 6 faces of cube। अच्छा, अगर चार्ज क्यूब, जैसे पिछला क्वेश्चन था फ्लक्स थ्रू टोटल क्यूब क्या था, फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस क्या था, फ्लक्स थ्रू क्यूब और फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फ्लक्स थ्रू ईच फेस जो होगा फ्लक्स थ्रू क्यूब और फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस, ऑल फेसेस 6 फेसेस, वो था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 6 फेस से इतना फ्लक्स, तो 1 से कितना होगा, तो फ्लक्स थ्रू स्क्वायर वो होगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये बोर्ड का है वो क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आपको बोर्ड का भेजा हुआ था, बल्कि उसमें ये भी पूछा था कि क्या शेप पे डिपेंड करता है फ्लक्स या नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूं। 5 मार्क्स में बोर्ड में आया था, इतना छोटा नहीं था, थोड़ा सा और पार्ट था, तो दैट क्वेश्चन आई है एक्सप्लेन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत सरल है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसलिए एक साथ इतने मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जनरली 5 करता हूँ, बट तो इजी क्वेश्चंस हैं इसलिए एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। कहा गया फाइंड अ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 10⁻⁷ कूलम एट द सेंटर। एक कोई रेडियस स्फीयर है, रेडियस r है और चार्ज जो है वो एट द सेंटर। कहा गया फाइंड अ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r ड्यू टू ए चार्ज 10⁻⁷ कूलम एट द सेंटर। एक कोई चार्ज है वो 10⁻⁷ कूलम एट द सेंटर है, एंड अनदर इक्वल चार्ज एट ए पॉइंट 2r अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड अनदर पॉइंट 2r, चार्ज जो है 2r का डिस्टेंस पे है, अनदर चार्ज 2r डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर। 2r चार्ज इक्वल चार्ज है, 10⁻⁷ कूलम का चार्ज है और 2r डिस्टेंस पे। तो आपसे क्वेश्चन कहा गया फाइंड अ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस निकालना। फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिर्फ चार्ज इनसाइड से मतलब होता है, मैं आउटसाइड वाले चार्ज से मतलब नहीं होता है। तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, चार्ज एनक्लोज्ड है 10⁻⁷। तो फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस क्या होगा, फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस कितना होगा, फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस होगा 10⁻⁷ अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
फाई का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू रख दो 10⁻⁷ अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता ही है 8.854 × 12। ये 10⁵ हो गया ऊपर जाके -12 + 12 हो गया। इसको आप डिवाइड करोगे तो लगभग जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1.011 यानी 1.1 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस क्वेश्चन को देखें। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते चलिए कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो रहा है। तो इससे पहले मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं। तो नाउ सी, आफ्टर वॉचिंग क्वेश्चन नंबर 7, सी क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जिससे इजी क्वेश्चंस कराएगा आप और ट्राई करिए। जैसे जो मैंने असाइनमेंट दे रहा हूँ पढ़ेगा उसके बेस पे करते चलिए, ये इजी क्वेश्चंस हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहे हैं चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी हेमीस्फेरिकल सरफेस। ये हेमीस्फेरिकल सरफेस है इमेजिनरी, और चार्ज Q यहां पे रखा हुआ है। आप जो बाउल है, इसमें था बॉल था, बॉल को कट कर दिया गया, तो जो बॉल को कट करा गया तो इसके सेंटर पे एक चार्ज Q रखा गया। बॉल के अंदर चार्ज, आप समझ लो। यूजिंग सिमेट्री आर्गुमेंट्स एंड द गॉस लॉ फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू द सरफेस ऑफ द हेमीस्फीयर। देखो मैंने जैसे क्वेश्चन में ही आंसर बोल दिया है। चार्ज जो है वो किसके अंदर है, हेमीस्फीयर के ऊपर है। तो मैंने एक्सप्लेन करा बॉल के अंदर समझ लो है। अगर मान लो मैं इसको पूरा स्फीयर मान लेता है ऐसे, क्योंकि गॉसियन सरफेस लगाने के लिए, गॉस सरफेस लगाने के लिए सरफेस कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक और क्लोज होनी चाहिए। तो क्लोज सरफेस होने के लिए डॉटेड मान लिया, तो ये फ्लक्स थ्रू द टोटल स्फीयर कितना होगा, फ्लक्स थ्रू स्फीयर जो होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात समझ में आ रही है गॉस थ्योरम से कि फ्लक्स थ्रू स्फीयर क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू स्फीयर जो है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। फ्लक्स थ्रू स्फीयर जो है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब जितना इसका एरिया है उतना इसका एरिया है, तो सिमेट्री से इसका और इसका फ्लक्स सेम होगा। तो बाई सिमेट्री फ्लक्स थ्रू हेमीस्फीयर, बाई सिमेट्री फ्लक्स थ्रू हेमीस्फीयर वो किसके इक्वल होगा, फ्लक्स थ्रू हेमीस्फीयर जो होगा वो होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे फ्लक्स थ्रू हेमीस्फीयर जो निकल के आया वो आया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि टोटल स्फीयर कर रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हेमीस्फीयर उसका आधा है सिमेट्री से, तो उसका स्फीयर फ्लक्स कितना जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें, इसके बेस पे और क्वेश्चंस करें जो आपको भेजे गए, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू फॉर द डे।